Hello students, today's topic is collision theory of reaction under chemical kinetics. Collision theory of reaction. According to this theory, reactant molecule assumed as hard spheres, and these spheres undergo into collision between them to bring out a chemical change. But every collision do not yield product. Every collision are not effective collision. Effective collision are those collision which bring out chemical change. Such collision in which molecules collide with sufficient energy, it means energy greater than or equal to activation energy, and it collide with proper orientation, only then product is formed. प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी होगा बच्चों जब मॉलिक्यूल का कोलिजन सफिशिएंट एनर्जी के साथ होंगे और इसके साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ ये कोलाइड करेंगे। यदि सफिशिएंट एनर्जी के साथ भी मॉलिक्यूल कोलाइड करता है लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, एक निश्चित डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होकर कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बनना चाहिए, यदि उस डायरेक्शन से ये कोलाइड नहीं कर पा रहा है, चाहे कितना भी एनर्जी उसमें है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड कर रहा है लेकिन उसमें सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, तब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट एनर्जी भी होना चाहिए और इसके साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब ये कोलाइड करेंगे, ओनली देन प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो कोलिजन थ्योरी आपको यही बताता है कि मॉलिक्यूल का कोलिजन कोई केमिकल चेंज कराता है लेकिन सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनते। कोई ऐसे कोलिजन से प्रोडक्ट बनते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन होता है, और इफेक्टिव कोलिजन वही होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल का कोलिजन सफिशिएंट एनर्जी के साथ होता है और इसके साथ मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करता है। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट लॉ हम लोग लिखते हैं वह रेट लॉ कुछ इस तरह से है। रेट इक्वल टू P इंटू जेड एक्सपोनेंशियल वैल्यू एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस ए बाय आर टी। तो P यहां पर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, और जेड को हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जेड इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो ये है माइनस ए बाय आर टी, ये आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर यहाँ माइनस ए बाय आर टी जो है यह रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी उसको बोलते हैं जो एनर्जी चाहिए रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए मात्र, आप उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जितना एनर्जी देकर किसी रिएक्शन को जस्ट इनिशिएट किया जा सकता है उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं,
और जो सप्लाई करते हैं रिएक्टेंट को इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, etc. तो EA/RT जो यहाँ पर है ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल with energy equal to or greater than activation energy undergoing to collision. P यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर है जो ओरिएंटेशन फैक्टर है, कितने मॉलिक्यूल प्रॉपर डायरेक्शन से कोलाइड करते हैं, वही आपको प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जाएंगे। चाहे कितना भी एनर्जी हो, यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में कोलिजन नहीं होता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी होगा जब सफिशिएंट एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल एक प्रॉपर डायरेक्शन से कोलाइड करता है। जेड यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन द पर यूनिट वॉल्यूम इन पर सेकेंड। पर सेकेंड में 1 सेकेंड में यूनिट वॉल्यूम में, इट मींस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, आप इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और E यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, R यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T क्या है, टेम्परेचर है। T जो यहाँ पर है वह टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है और R जो है यहाँ पर ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल के इक्वल होता है। और ये जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट इनिशिएट द रिएक्शन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको ये रेट लॉ है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रेट लॉ है हमारे पास, रेट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू P इंटू जेड एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस EA/RT। तो आपको EA/RT जो है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने मॉलिक्यूल का एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। T यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है, T यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है, T यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है। R यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जूल में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। और ये जो यहाँ पर है वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो जूल में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब R का वैल्यू जूल में लेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी आपको जूल में रखना है। R का वैल्यू जब किलो जूल में रखेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी किलो जूल में आएगा, और R का वैल्यू जब कैलोरी में या किलो कैलोरी में रखेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को भी आपको कैलोरी या किलो कैलोरी में पुटअप करना होगा। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जो कोलिजन होता है उसका क्या मतलब है। जैसे देखिए आपको SN2 रिएक्शन में ब्रोमोमीथेन के साथ जब न्यूक्लियोफाइल OH- इट मींस हाइड्रोक्साइड आयन कोलाइड करता है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन जब प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करता है तब तो प्रोडक्ट बनते हैं, और जब इम्प्रॉपर कोलिजन करता है तो प्रोडक्ट नहीं बनते। यदि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH- फ्रंट से अटैक करता है तो इस कोलिजन से कोई प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, क्योंकि ये कोलिजन इम्प्रॉपर कोलिजन है। कितना भी काइनेटिक एनर्जी इसमें दे दिया जाए, लेकिन जब इम्प्रॉपर कोलिजन होगा तो कोई प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म नहीं करता है। लेकिन जब आपको इस ब्रोमोमीथेन के साथ जब आप OH- का कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन से कराते हैं, जब OH- बैक साइड से अटैक करता है और ये बैक साइड से अटैक करते हैं तो आपको यहाँ पर ये जितने भी CH बॉन्ड हैं एक प्लेनर ज्योमेट्री में चला जाता है, और एक तरफ यहाँ पर OH ग्रुप का अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करता है। हम लोग इस कम्प्लेक्स को ट्रांजिशन स्टेट कम्प्लेक्स बोलते हैं, और इस ट्रांजिशन स्टेट कम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच। ये सबसे ज्यादा एनर्जी का स्टेट होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो सबसे ज्यादा एनर्जी होता है उस स्टेज में ये प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें ओल्डर बॉन्ड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं
और नई बॉन्ड कार्बन और OH के बीच में फॉर्म करने जा रहा है। फाइनली ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, सो स्टेबल पार्टिकल में चेंज करने के लिए अब OH के साथ में ये बॉन्ड बना लेते हैं और जितने भी आपको यहाँ जो हाइड्रोजन एटम है यह OH के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएंगे और साथ साथ जो ब्रोमाइड है यह ब्रोमाइड यहाँ से लॉस हो जाता है। इस ब्रोमाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप कहते हैं। क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है ग्रुप्स का और हाइड्रोजन एटम का, ये ओरिएंटेशन बिल्कुल चेंज कर जाते हैं, इनका इन्वर्शन हो जाता है, रिलेटिव कन्फिगरेशन का बदल जाना मॉलिक्यूल का। यहाँ पर आप देखिए सभी जो हाइड्रोजन एटम है कार्बन के बिहाइंड आप देख रहे हैं, जबकि यहाँ जो सभी हाइड्रोजन एटम है ये कार्बन के फ्रंट में आ जाता है। तो इस तरह के कन्फिगरेशन का जो चेंजिंग होता है इसको हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। इसे हम लोग इन्वर्शन या इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये आपको है ओरिएंटेशन जो जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, आप इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, आपको प्रॉपरली ये एक प्रॉपर डायरेक्शन से जब कोलाइड करते हैं तब आपको प्रॉपर कोलिजन के द्वारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। हम लोग इस तरह के जो प्रोसेस हैं इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इट मीन्स केमिकल काइनेटिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर कर दिए गए हैं। अगले दिन हम लोग नई चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वह चैप्टर होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 11।